श्रीनिका शर्मिंदगी महसूस करते हुए तुरंत उससे दूर होकर खड़ी हो गई और गाड़ी के अंदर चली गई। ये देखकर राणावत जी की निगाहों में जुनून और दीवानापन छाने लगा। उन्होंने अपनी मुट्ठी भींच ली और अपने तन बदन की उमंग को कंट्रोल करने लगे। तभी उनका फोन बजने लगा। उन्होंने मोबाइल स्क्रीन को देखा तो उनके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। घर से उनके पापा गजेंद्र जी का कॉल आ रहा था। प्रख्यात ने एक नजर अपनी नई नवेली दुल्हन की तरफ देखा, जो उसके लिए बैठी है, जो सिर्फ उसकी है, उसके लिए है। वो उसे कभी छोड़ नहीं सकता, चाहे उसे खुद को तबाह क्यों न करना पड़े। गजेंद्र जी बार बार उसे कॉल करने लगे और अंत में परेशान होकर उसने कॉल अटेंड कर ही लिया। कॉल अटेंड होते ही गजेंद्र जी बड़े प्यार से बोले, हमारे बेटे, कहाँ हैं आप? अभी तक निकले या नहीं? अपने पापा की आवाज सुनकर प्रख्यात के सीने में अजीब सा दर्द होने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने माता पिता और पूरे परिवार के साथ धोखा किया है, उन्हें अंधेरे में रखा है, जो कि गलत है। सब लोग उसके ऊपर कितना गुरूर करते हैं, उससे कितना प्यार करते हैं, और वो उनकी पीठ पीछे शादी कराया है, वो भी उनकी पसंद की लड़की से नहीं बल्कि किसी और से ही। प्रख्यात ने गहरी सांस ली, खुद की भावनाओं को कंट्रोल किया और अपनी दमदार आवाज में मगर आदर से बोला, जी पापा, हम शाम तक या रात तक दिल्ली पहुंच जाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। गजेंद्र जी, ओह, वैसे जल्दी आ जाते तो बेहतर रहता। कल आपकी और काव्या की सगाई है, उसकी जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है। आपकी माँ तो जैसे पागल ही हो गई है, इतनी ज्यादा खुश है कि क्या ही बताएं आपको। वैसे थैंक यू सो मच बेटा, अपने बूढ़े माँ बाप को ये खुशी देने के लिए, उनकी इच्छा पूरी करने के लिए। आप हमेशा हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, तभी तो हम सबको आपके ऊपर फक्र है। अब बस जल्दी से आ जाइए, कल से हमें हमारी बड़ी बहू मिल जाएगी। अपने पिता के कहे एक एक शब्द सुनकर प्रख्यात की हालत खराब हो रही थी। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और भावहीन होकर बोला, जी पापा। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया और गुस्से में उसकी आंखें लाल होने लगी। अब उससे कंट्रोल नहीं हुआ और उसने अपनी मुट्ठी भींचकर जोर से कार के दरवाजे पर मुक्का मार दिया, जिससे अंदर बैठी श्रीनिका डर के मारे कांप उठी और एक कोने में सिमट कर डरने लगी। वहीं आगे ड्राइवर के बगल बैठा विहान भी हैरान रह गया। उसने डरी सहमी श्री की तरफ देखा और बोला, शांत हो जाइए, डरने की जरूरत नहीं है। सर को शायद बिजनेस से जुड़ी किसी बात पर गुस्सा आया होगा, आप आराम से बैठिए। इतना कहकर विहान तुरंत गाड़ी से बाहर निकल आया तो उसने देखा प्रख्यात गुस्से में जल रहा है। ये देखकर वो उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत करते हुए बोला, आप शांत हो जाइए, गुस्सा करने से कुछ हासिल नहीं होगा। वैसे भी अब आपको सब कुछ संभालना ही होगा आगे। प्रख्यात बेचैनी और गुस्से से बोला, विहान, वो लोग टूट जाएंगे जब उन्हें ये सब पता चलेगा। माँ हार्ट की पेशेंट है, कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए। हमने खानदान का एक अहम नियम तोड़ा है, जिसकी सजा हमें भुगतनी ही होगी। हमें किसी भी तरह की सजा मिले कोई दिक्कत नहीं, बस उन सब की हेल्थ के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। विहान ने गहरी सांस ली और कहा, वो सब लोग आपके दीवाने हैं, आपसे कितना प्यार करते हैं, आपको पता ही है। उनकी आन बान और शान आप ही हैं और आपके द्वारा किए गए इस कार्य को वो सब समझेंगे। बस आप शांत हो जाइए और देखिए, आपकी नई नवेली दुल्हन ने आते ही तोहफे के रूप में आपका उग्र रूप देख लिया है और अब वो मासूम डर से सिमट कर बैठी हुई है। इनके बारे में सोचिए, बाकी सभी को कुछ वक्त के लिए भूल जाइए। ये सुनते ही प्रख्यात को खुद के ऊपर गुस्सा आ गया। उसने ये क्या कर दिया? एक मासूम सी लड़की को डरा दिया, जबकि वो तो पहले से ही दुखी है अपने जीवन से। मिस्टर प्रख्यात राणावत ने अपनी आंखें बंद कर ली और तेज तेज सांस लेते हुए खुद को शांत किया। आंखें खोली और गाड़ी का दरवाजा खोला और झट से अंदर जाकर बैठ गया अपनी बीवी के बगल में। उसके अंदर आते ही श्रीनिका सहम गई और उसने अपना मुंह फेर लिया। ये देखकर प्रख्यात ने अपनी मुट्ठी भींच ली और एक टक बेचैनी और बेताबी से उस लड़की की पीठ देखने लगा। विहान भी गाड़ी के अंदर बैठ गया और उनका काफिला दिल्ली के लिए निकल गया। श्रीनिका खिड़की से बाहर झांक रही थी। उसका शहर उससे छूट रहा था और अब वो हमेशा के लिए एक अनजान शहर में जा रही थी, जहां पर उसके साथ न जाने क्या होगा। वो उदासी से बैठी हुई थी और पिछले आधे घंटे से प्रख्यात बिना पलके झपकाए एक टक उसे देखे जा रहा था और उसे ये सब करते हुए आगे वाले मिरर से विहान ये देखकर हैरान रह गया था, लेकिन खुश भी था कि चलो उसके बॉस कम दोस्त का घर बस गया है। राणावत जी बेचैन हुए जा रहे थे। उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो करना क्या चाहते हैं। काफी देर तक सोचने के बाद प्रख्यात अपनी सख्त आवाज में मगर आदर से बोला, आपको पानी पीना है? श्रीनिका ने नाम में अपनी गर्दन हिला दी।
लेकिन मजाल है जो अपने पति के सामने देखा हो। राणावत जी फिर से बोले, तो आपको क्या पीना है बताइए, हम ला देंगे। श्रीनिका धीमी आवाज में मगर बेहद सौम्यता और मिठास से बोली, मुझे कुछ नहीं पीना। उफ, ये आवाज तो जान ही ले लेगी राणावत जी की। उन्होंने अपनी अनकही भावनाओं को कंट्रोल किया और उसके थोड़ा पास आने लगे, और ये देखकर श्रीनिका घबराने लगी, डरने लगी और बोली, भैया। ये सुनकर राणावत जी झेप गए और तुरंत उससे दूरी बना ली। वही विहान पीछे मुड़कर अपनी नई नई बहन की तरफ देखते हुए बोले, हाँ क्या हुआ? श्रीनिका तो कुछ बोली नहीं, बस खुद में सिमटने लगी। वही राणावत जी अपनी गुस्सैल और सख्त नजरों से विहान को देख रहे थे। ये देखकर विहान झेप गया और तुरंत आगे की तरफ देखने लगा। राणावत जी ने गहरी सांस ली और एक बार फिर से बोलने लगे, लेकिन रुक गए और कार की सीट से सिर टिकाकर बैठे रहे और अपने बगल बैठी अपनी पत्नी को शिद्दत से देखते रहे। दोपहर के 1 बज रहे थे और ये देखकर राणावत जी को काफी हैरानी हुई कि क्या किसी को भूख नहीं लगी है। कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था, यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी नहीं। राणावत जी ने श्रीनिका की तरफ देखा, जो अभी भी खामोश सी बैठी हुई थी और खिड़की के बाहर झांक रही थी। उसको देखकर प्रख्यात को काफी हैरानी हुई कि इस लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आसपास क्या होता है। इसे भूख और प्यास भी नहीं लगती है क्या? कुछ बोलती भी नहीं है, बस खामोशी से बैठी रहती है और न जाने कितने देर से बाहर देखे जा रही है। श्रीनिका सच में बहुत अजीब है। प्रख्यात अपनी दमदार आवाज में बोला, रास्ते में किसी अच्छे रेस्टोरेंट पहुंचकर गाड़ी रोक देना, सब लोग लंच करके आगे बढ़ेंगे। विहान ने हाँ कह दिया और प्रख्यात ने श्री की तरफ देखा तो अभी भी इस लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो वैसे ही बैठी हुई थी। प्रख्यात गौर से उसका शरीर देखने लगा तो ज्यादा पतली तो वो नहीं थी, शरीर भरा हुआ ही था और रंग बहुत ज्यादा सफेद था। प्रख्यात को समझ नहीं आ रहा था कि इस लड़की को भूख प्यास लगती क्यों नहीं है, क्योंकि कल रात से शायद इसने कुछ खाया ही नहीं है और क्या पता कल दिन में कुछ खाया भी होगा या नहीं। प्रख्यात ने अभी उससे कुछ नहीं कहा और उसके करीब बढ़ने लगा। श्रीनिका को अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसे पता ही नहीं था। मिस्टर प्रख्यात उसके करीब आ गए और साइड से उसके गाल और शांत चेहरे को देखने लगे। एक खामोश लड़की जो भावहीन चेहरा लिए खिड़की से बाहर देख रही है। उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं, कोई भाव नहीं। रूप की तो रानी है, लेकिन चेहरे पर उदासीनता कायम है। ये सब देखकर राणावत जी ने अपनी मुट्ठी भींच ली और उसके कान के पास आकर शिद्दत से बोले, कई बार अपने दिल की बातों को दूसरे के दिल से मिला देना बेहतर होता है। ये सुनकर श्रीनिका भावहीन होकर बोली, लेकिन मेरा दिल तो टूट चुका है, उसके अंदर अब कोई बात है ही नहीं। एक जवान छोटी उम्र की मासूम और सीधी लड़की के मुंह से ऐसी निराशजनक बात सुनकर प्रख्यात को बहुत दुख हुआ। सच में उन लोगों ने इस लड़की की क्या हालत कर दी थी कि अब इसे जिंदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिंदगी का कोई रस ही नहीं रहा। एक पत्थर बनकर बैठी हुई है और अभी तो इसे अंदाजा भी नहीं है कि प्रख्यात उसके कितना करीब है। उसे पता चले और वो डरे इससे पहले ही राणावत जी उससे दूर हो गए और अपने मन में सच्ची शिद्दत और जुनून लेकर बोले, वो दिन बहुत जल्द आएगा जब आपके इस खूबसूरत चेहरे पर मुस्कान होगी, आपके दिल में बातें होंगी जो आप सिर्फ हमसे कहेंगे। प्रख्यात ने ठान लिया था। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी एक छोटे से मगर बड़े प्यारे से रेस्टोरेंट में पहुंच गई। गाड़ी के रुकते ही प्रख्यात गाड़ी से बाहर निकल आया और श्रीनिका की तरफ जाकर खड़ा हो गया। वो लड़की अभी भी बाहर झांक रही थी, लेकिन तभी राणावत जी का हैंडसम और डैशिंग चेहरा उसके सामने आ गया और उसने तुरंत अपनी नजरें झुका ली। उसकी इस अदा का तो प्रख्यात कायल हो गया है और गाड़ी का दरवाजा खोला और श्री की तरफ हाथ बढ़ाते हुए शिद्दत से बोला, आइए मिसेस राणावत। ये सुनकर श्रीनिका का दिल धक धक करने लगा। अचानक ही उसके आसपास का माहौल बेहद आकर्षक और हसीन होने लगा। उसने अपना नाजुक सा हाथ अपने पति के हाथ पर रखा और बड़ी नजाकत से गाड़ी से बाहर निकल आई और धीमी आवाज में बोली, शुक्रिया मिस्टर राणावत जी। उफ, ये सुनकर तो प्रख्यात का दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखों में शिद्दत और तलब बढ़ने लगी। वो एक टक अपनी पत्नी को देखने लगा जो सिर झुकाकर उसके पास खड़ी थी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम रखा था। तभी तेज हवाएं चलने लगी जिससे श्री का पल्लू उसके सिर से हट गया और वो असहज महसूस करने लगी। तभी प्रख्यात ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और जुनून से बोला, रहने दीजिए, हम ही तो देख रहे हैं, आपके पति। आपके पति? ये सुनकर श्रीनिका के गाल लाल हो गए और तन बदन सिहर उठा। उसे पहली बार ऐसा अजीब सा एहसास हो रहा था जो उसे बहुत अच्छा लग रहा था।
लेकिन इस जुनूनी इंसान की निगाहों से शर्म भी आ रही थी। श्रीनिका अब अपना हाथ छुड़ाने लगी और प्रख्यात उसे अपने साथ आगे ले जाने लगा। पूरे रास्ते वो अपना हाथ छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, लेकिन प्रख्यात उसे अपने साथ आगे ले आया। रेस्टोरेंट ज्यादा बड़ा और आलीशान तो नहीं था, लेकिन अच्छा था। आसपास हरियाली छाई हुई थी, ऊंचे पहाड़ और गहरी खाई नजर आ रही थी। सब कुछ बहुत सुंदर दिख रहा था। प्रख्यात उस रेस्टोरेंट को देखते हुए बोला, नाइस प्लेस विहान, आप और सभी गार्ड्स लंच कर लीजिए। विहान सभी गार्ड्स को लेकर वहां से चला गया और श्रीनिका उसे जाते हुए बेचैनी से देख रही थी। तभी राणावत जी एक हाथ से अपनी दाढ़ी मसलते हुए बोली, भैया एक उम्र तक ही साथ देते हैं, बाकी की जिंदगी आखिरी सांस तक सैया ही काम आते हैं। प्रख्यात की ये बात सुनकर श्रीनिका के गाल लाल हो गए। उसने तुरंत अपनी नजरें झुका ली। ये देखकर मिस्टर प्रख्यात राणावत जी के चेहरे पर बेहद आकर्षक मुस्कान आ गई और वो उसे लेकर आगे बढ़ने लगी। खुले वातावरण में खुले आसमान के नीचे एक टेबल चेयर के पास आकर प्रख्यात ने श्री के लिए चेयर निकाली और आदर से बोला, बैठिए। अपने साथ होते इस अच्छे बर्ताव को देखकर श्री को यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि हमेशा से उसका अपमान किया गया है। उसे कभी इज्जत नहीं दी उसके घर वालों ने। वो चुपचाप चेयर पर बैठ गई और प्रख्यात उसके सामने बैठने वाला था, लेकिन रुक गया और चेयर लेकर उसके पास बैठ गया और मेन्यू अपनी पत्नी को थमाते हुए बोला, ये लीजिए और जो खाना है ऑर्डर कर दीजिए। श्रीनिका ने नाम में गर्दन हिला दी तो प्रख्यात बोला, शर्माइए मत, जो खाना है कह दीजिए। श्रीनिका हिचकिचाते हुए बोली, जो आपको ठीक लगे वो ही खा लूंगी। राणावत जी ने गहरी सांस ली और अपने हिसाब से कुछ ऑर्डर कर दिया और अपने तेज और तपिश भरी निगाहों से उसके झुके हुए चेहरे को देखते हुए अपनी आवाज में बोले, कहाँ तक पढ़ाई की है आपने? श्रीनिका अपनी उंगलियों को मोड़ते हुए बोली, बीकॉम हो गया है। वेरी गुड, तो आगे क्या सोचा है? श्रीनिका मायूसी से बोली, सोचने नहीं दिया कभी भी। ये डिग्री भी बड़ी मुश्किल से की थी, डांट खाकर, कई बार सजा पाकर भी। वैसे भी अनाथ लोगों की कोई इज्जत नहीं होती, तो सोचा डिग्री ले लूंगी तो कहीं ना कहीं काम आ ही जाएगा। प्रख्यात ने अपनी मुट्ठी भींच ली और टेबल पर रखे ग्लास को गुस्से से जमीन पर फेंक कर तोड़ दिया। ये देखकर श्रीनिका की हालत खराब हो गई। वो तुरंत अपनी जगह से खड़ी हो गई और डरते हुए पीछे हटने लगी। तभी प्रख्यात ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस चेयर पर बिठा दिया और अपनी सख्त आवाज में बोला, और ऐसे घटिया लोगों को आप माफ करने के लिए कह रही थी हमसे? नो, नेवर, हम उन सभी को बर्बाद कर देंगे। प्रख्यात की आंखों में गुस्सा और नफरत साफ नजर आ रहा था। ये देखकर श्रीनिका घबरा रही थी। उसने हिम्मत की और धीमी आवाज में बोली, राणावत जी। ये सुनते ही आग की तरह खूंखार प्रख्यात एक पल में ही बर्फ की तरह शीतल हो गया और शिद्दत से बोला, हाँ मिसेस राणावत। श्रीनिका के गाल फिर से लाल हो गए। उसने फिर से अपनी नजरें झुका ली और शर्माते हुए बोली, उन लोगों को भूल जाइए, खुद पर ध्यान केंद्रित कीजिए। उफ, इस लड़की की प्यारी प्यारी बातें सुनकर तो राणावत जी जैसे सख्त और दमदार मर्द भी पिघलने लगे और शांत होकर बोली, जी जैसा आप कहें। वो अपनी बीवी को देखे जा रहे थे। उसके साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो चुके थे, लेकिन शायद वो अभी भी तैयार नहीं है और इतनी आसानी से होगी भी नहीं। वैसे भी हर रिश्ते को वक्त देना ही पड़ता है। राणावत जी तो अपनी पत्नी को देखे जा रहे थे और उनके लिए खाना आ गया। वेटर ने उन दोनों की प्लेट भी रेडी कर दी और वहां से चला गया। प्रख्यात, खाना खा लीजिए, हम शाम तक दिल्ली पहुंच जाएंगे। प्रख्यात के इतना कहते ही श्री ने खाना शुरू किया और मिस्टर प्रख्यात उसे गौर से देख रहे थे कि वो किस तरह खाना खाती है, कितना खाती है, क्या खाती है और क्या नहीं खाती है। एक 1.5 रोटी खाने के बाद ही वो मोहिनी पानी पीने लगी। ये देखकर प्रख्यात थोड़ा सख्त होकर बोला, इतने बड़े शरीर में 1.5 रोटी खाने से क्या होगा? श्रीनिका, जी मुझे इतना ही खाने की आदत है, इससे ज्यादा ना मैंने कभी खाया है और ना इच्छा होती है। ये सुनकर वो समझ गया था कि ये लड़की किस हद तक टॉर्चर की गई है उन घटिया दरिंदों की तरफ से। प्रख्यात कुछ नहीं बोला, बस अब उसके खाना खाने की इच्छा मर चुकी थी और अब वो भावहीन होकर बैठा हुआ था। कुछ देर बाद वो सब लोग वहां से चले गए। धीरे धीरे दिन ढल रहा था और शाम नजदीक आ रही थी। मौसम में ठंड बढ़ने लगी। श्रीनिका खामोशी से बैठी हुई बाहर देख रही थी और बार बार अपने पैरों को आपस में मिला रही थी। असहज महसूस कर रही थी, लेकिन कुछ बोल नहीं रही थी। लेकिन प्रख्यात की नजर उस पर पड़ी और वो धीमी आवाज में बोला,
क्या हुआ आपको? सब ठीक तो है ना? श्रीनिका उससे दूर होने लगी और खुद में सिमटने लगी। ये देखकर प्रख्यात अपनी दमदार आवाज में बोला, किसी पेट्रोल पंप पर तुरंत कार रोकी जाए। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए अगला भाग। भाग 16। श्रीनिका खामोशी से बैठी हुई बाहर देख रही थी और बार बार अपने पैरों को आपस में मिला रही थी। असहज महसूस कर रही थी लेकिन कुछ बोल नहीं रही थी। लेकिन प्रख्यात की नजर उस पर पड़ी और वो धीमी आवाज में बोला, क्या हुआ आपको? सब ठीक तो है ना? श्रीनिका उससे दूर होने लगी और खुद में सिमटने लगी। ये देखकर प्रख्यात अपनी दमदार आवाज में बोला, किसी पेट्रोल पंप पर तुरंत कार रोकी जाए। श्रीनिका को शर्मिंदगी महसूस होने लगी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। प्रख्यात एकटक उसके चेहरे को देखता रहा, जिस पर बेचैनी साफ झलक रही थी। कुछ देर बाद गाड़ी को एक पेट्रोल पंप पर रोका गया। प्रख्यात तुरंत गाड़ी से बाहर निकल आया और श्री की तरफ का दरवाजा खोलकर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए अपनी भारी मर्दाना आवाज में बोला, आइए। श्रीनिका ने उसके हाथ पर हाथ रखा और कार से बाहर निकल आई। प्रख्यात उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गया। पेट्रोल पंप के ऑफिस की तरफ बढ़ने लगा और श्री उसका हाथ पकड़कर उसके पीछे पीछे चल रही थी। ऑफिस पहुंचते ही एक आदमी आया और बोला, जी सर। प्रख्यात, लेडीज वॉशरूम कहाँ है? श्रीनिका प्रख्यात के पीछे सिर झुकाकर खड़ी थी। अब उसके पेट में दर्द होने लगा था। प्रख्यात की बात सुनकर आदमी अपने दाएं तरफ इशारे करते हुए बोला, सर उस तरफ वॉशरूम है, लेकिन ध्यान से, क्योंकि उसे जेंट्स भी यूज करते हैं। तो ये सुनकर प्रख्यात गुस्से से बोला, तो आप लोग सरकार के पैसे खा जाते हो। सरकार करोड़ों रुपए देती है, लेकिन बिचौलिया पैसा खा जाएंगे और पेट्रोल पंप पर एक सेपरेट लेडीज टॉयलेट नहीं बना पाएंगे। फिर गालियां देते हो सरकार को। जबकि आदमी सिर झुकाकर बोला, माफ कीजिएगा सर, लेकिन बात आपकी सच्ची है। ठेकेदार पैसा खा गए, जबकि केंद्र सरकार के आदमियों ने महिला और पुरुष दोनों के लिए अलग अलग शौचालय बनाने के लिए पैसे दिए थे। प्रख्यात ने उसे घूरा और अपनी बीवी को लेकर वहां से चला गया। वॉशरूम के पास पहुंचकर उसने अपनी तेज नजरों से चारों तरफ देखा कि आसपास कोई है तो नहीं। अच्छे से देखभाल करने के बाद उसने वॉशरूम का दरवाजा खोला और अंदर देखने लगा कि कितनी साफ सफाई है। टॉयलेट सीट थोड़ी गंदी थी। ये देखकर प्रख्यात को बहुत गुस्सा आया और वो बोला, व्हाट द हेल, यहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी इतनी मेहनत से स्वच्छ भारत मिशन चला रहे हैं और इन स्थानीय लोगों को कुछ पड़ी ही नहीं है, गंदगी फैलाते जाते हैं। प्रख्यात के पीछे खड़ी श्रीनिका से अब कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। वो बार बार बेचैन हुए जा रही थी। प्रख्यात ने गहरी सांस ली और श्री की तरफ मुड़ा और उसकी हालत देखकर चिंतित होकर बोला, ये साफ नहीं है, ऐसे में हम आपकी हेल्थ के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते। सीट गंदी हो रखी है, ऐसा कीजिए आप सीट के ऊपर बैठना ही मत। इतना कहकर प्रख्यात अपने मन में बोला, ये हम क्या कह रहे हैं, ये एक लड़की है, कोई लड़का नहीं जो सीट पर बैठे बिना फ्रेश हो जाएगी। प्रख्यात ने गहरी सांस ली और अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसे देते हुए बोला, ये लीजिए, सीट पर पहले इसे बिछा देना, उसके बाद ही बैठना। प्रख्यात को ये सब कहते हुए शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वही श्रीनिका को सुनते हुए भी शर्म आ रही थी। उसने रुमाल लिया और बाथरूम के अंदर जाकर दरवाजा बंद करने लगी। तभी प्रख्यात ने उसे रोका और कहा, अंदर से बंद मत करना, यहाँ का कोई भरोसा नहीं। आप चिंता मत कीजिए, हम दरवाजा पकड़ कर खड़े हैं। श्रीनिका ने हाँ कहा और बाथरूम के अंदर चली गई और राणावत जी ने दरवाजा बंद कर दिया और उसके हैंडल को पकड़कर वहीं खड़े हो गए ताकि बाथरूम के आसपास कोई भी ना आ सके। राणावत जी अपनी जुनूनी निगाहों से बाथरूम के दरवाजे को ही देख रहे थे। तभी वहां पर एक आदमी आया और अंदर जाने लगा तो राणावत जी सख्ती से, मैनर्स नाम की भी कोई चीज होती है इस दुनिया में, दिखता नहीं हम खड़े हैं यहाँ। आदमी, लेकिन आप तो बाहर खड़े हो और मुझे अंदर जाना है, प्लीज यहाँ से हट जाइए। प्रख्यात अपनी सख्त और कठोर आवाज में बोला, पहली बात तो ये कि आंखें फाड़ कर देखिए, ये एक लेडीज वॉशरूम है और दूसरी बात, इसमें हमारी पत्नी मौजूद है, तो आप यहाँ से जा सकते हैं। आदमी, मैं कैसे मान लूं कि इसमें आपकी पत्नी मौजूद है? क्या पता मुझे भगाकर आप खुद इस वॉशरूम को यूज करना चाहते हो। सब समझता हूँ मैं, अगर आपकी पत्नी इसमें है तो मैं इसे देख कर ही जाऊंगा। बस इस आदमी का इतना ही कहना था कि तभी प्रख्यात ने उसकी कॉलर पकड़ ली और उसे जोर से धक्का देते हुए गुस्से से बोला, एक थप्पड़ मारी ना तो किसी को भी देखने के लायक नहीं रहोगे। हमारी पत्नी को देखने वाले होते कौन हो तुम?
चुपचाप चले जाओ यहाँ से, वरना। प्रख्यात के ऐसे रूप को देखकर वो आदमी तुरंत वहां से चला गया और गुस्से में बड़बड़ करने लगा। तभी प्रख्यात जोर से बोला, हिम्मत है तो सामने आकर बोलिए ना, दूर से बड़बड़ करने में कौन सी मर्दानगी है। वो आदमी तुरंत वहां से भाग गया। प्रख्यात ने गहरी सांस ली और फिर से बाथरूम के दरवाजे को देखने लगा। वही बाथरूम के अंदर मौजूद श्रीनिका ये सब सुन रही थी। पहले तो उसे डर लग रहा था कि उसके पति इतने ज्यादा गुस्से वाले हैं। लेकिन धीरे धीरे वो समझ रही थी कि वो भले ही गुस्से वाले हैं, लेकिन उसकी इज्जत के लिए वो सबसे लड़ते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज तक किसी ने उसके लिए अच्छा नहीं सोचा था। उसे डांटा गया, बुरा भला कहा गया, कोसा गया। प्रख्यात के बारे में सोच सोच कर श्रीनिका का दिल जोर शोर से धड़क रहा था। तभी उसकी नजर सामने दीवार पर चल रही बड़ी सी छिपकली पर पड़ी और उसे देखते ही वो डर के मारे जोर से चिल्लाई, अब बचाओ। उसकी आवाज सुनते ही बाहर खड़ा प्रख्यात बेचैन हो गया, घबराने लगा। उसने तुरंत बाथरूम का दरवाजा खोला तो तभी श्रीनिका भागती हुई, चिल्लाती हुई बाहर निकल आई और सीधा प्रख्यात की बाजू को पकड़कर उससे चिपक गई और कांपने लगी। ये देखकर राणावत जी तो बर्फ की तरह जम गए और उनका दिल धक धक करने लगा। श्रीनिका उनसे चिपकी हुई थी। उसके बदन से चंदन की महक बहुत तेजी से आ रही थी, जिसकी महक से वो और बहक रहे थे। उन्होंने शिद्दत से अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी बीवी की करीबी को महसूस करने लगे। तभी श्री डरते हुए बोली, अंदर अंदर बहुत बड़ी छिपकली है। ओह छी, कितनी मोटी और गंदी थी वो। ये सुनते ही राणावत जी अपने ख्यालों से बाहर आए और अपनी दाई बाजू से चिपकी हुई श्री की तरफ देखते हुए जुनून से बोले, प्रख्यात सिंह राणावत की पत्नी होकर एक छिपकली से डरती है आप। ये सुनते ही श्रीनिका को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो तुरंत प्रख्यात से दूर हो गई और नजरें झुका ली। ये देखकर प्रख्यात के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई और वो बोले, अब चले। श्रीनिका ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और हाथ धोकर अपने पति के पीछे पीछे चलने लगी। वो दोनों गाड़ी में बैठ गए और उनका काफिला दिल्ली की तरफ बढ़ गया। शाम के 7 बज रहे थे और अब दिल्ली आने में सिर्फ आधा घंटा बाकी था। जैसे जैसे दिल्ली नजदीक आ रहा था, वैसे वैसे प्रख्यात का चेहरा सीरियस होते जा रहा था। उसके सामने उसके परिवार वालों का चेहरा घूम रहा था। फिर उसने अपने बगल में खामोशी से बैठी अपनी पत्नी की तरफ देखा तो वो फिर से सब कुछ भूलने लगा और सिर्फ उसके बारे में सोचते हुए शिद्दत से बोला, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा साथ मत छोड़ना। ये सुनकर श्रीनिका का दिल धक धक करने लगा। उसके संपूर्ण शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। अचानक से न जाने उसे क्या हुआ कि वो भावुक होकर बोली, आप भी मत छोड़ना। अपनी पत्नी के मुंह से ये सब सुनकर प्रख्यात के रोम रोम खिल उठे, बदन सिहर उठा और सांसें तेज होने लगी। वो अपनी निगाहों में जुनून और तलब लिए अपनी पत्नी के करीब आने लगा और ये देखकर वो खुद में सिमटने लगी। मिस्टर राणावत जी और करीब आने लगे। तभी ड्राइवर ने जोर से हॉर्न बजाया, जिसकी आवाज से वो दोनों झेप गए और तुरंत एक दूसरे से दूर हो गए। प्रख्यात ने अपना चेहरा मसला और अपनी दमदार आवाज में बोला, बहुत हॉर्न बजाया जा रहा है, मजाल है कि कोई कुछ कर ले। ड्राइवर को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने माफी मांग ली। वही विहान मन ही मन हंस रहा था। श्रीनिका खुद में सिकुड़ कर बैठी हुई थी और खिड़की से सिर टिकाकर खामोशी से बाहर की तरफ देख रही थी। हालांकि बाहर कुछ भी दिख नहीं रहा था। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी दिल्ली शहर की सीमा पर पहुंच गई और ये देखकर विहान के माथे पर पसीना आने लगा। उसे पता है कि राणावत खानदान में कोई भी व्यक्ति, चाहे लड़का हो या लड़की हो, किसी को भी अपनी पसंद से और अपने हिसाब से शादी करने का हक नहीं है। पूरा खानदान लव मैरिज के सख्त खिलाफ है और यहाँ पर उसी खानदान के सबसे बड़े और होनहार चिराग ने ऐसा कदम उठाया है। अपने परिवार के एक अहम नियम को तोड़ा है, जिसके लिए शायद घरवाले उन्हें माफ नहीं करेंगे, भले ही प्रख्यात सबका फेवरेट ही क्यों ना हो। विहान ने पीछे मुड़कर देखा तो राणावत जी अपना भावहीन चेहरा लिए बैठे हुए थे। उनकी काली गहरी निगाहों में कुछ नहीं दिख रहा था। वो अपने चेहरे पर उगी दाढ़ी को मसलते हुए अपनी आवाज में बोले, गाड़ी एक तरफ रोकी जाए। राणावत जी की बात सुनकर विहान को काफी हैरानी हुई। उसने गाड़ी रुकवा दी। गाड़ी सड़क किनारे रुक गई। ये देखकर श्री को भी काफी हैरानी हुई और उसने राणावत जी की तरफ देखा तो वो तुरंत गाड़ी से बाहर निकल गए।
उनके पीछे पीछे विहान भी गाड़ी से बाहर निकला तो देखा प्रख्यात सड़क किनारे खड़ा होकर अपनी तेज और सख्त नजरों से सामने के जंगल को घूर रहा था। न जाने उसके दिमाग में क्या चल रहा था। विहान उसके पास आया और बोला, हम जानते हैं आपको अपने खानदान की इज्जत की बहुत परवाह है, लेकिन ये जो हुआ है वो गलत नहीं था। हम सब मिलकर उन्हें समझा लेंगे। प्रख्यात अपनी पैंट की जेब में हाथ डालकर रौब से बोला, वो लोग नहीं मानेंगे। वो लोग हमारे इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे और हमारी पत्नी ही इन सब की जिम्मेदार साबित होगी, जो कि हमें बर्दाश्त नहीं। इनकी इज्जत के लिए ही ये सब किया है, तो आगे भी जिंदगी भर इन्हें इज्जत से रखना चाहते हैं। विहान, पूरा परिवार आपकी हर बात मानता है। आपकी इतनी ज्यादा इज्जत है तो आपकी बात वो लोग जरूर समझेंगे, मुझे यकीन है। प्रख्यात ने उसकी आंखों में देखा और कटाक्ष में मुस्कुराते हुए अपनी आकर्षक आवाज में बोला, तो फिर चलिए राणावत मेंशन और आजमा लीजिए इसे भी। इतना कहकर राणावत जी वापस अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गए और विहान भी गहरी सांस लेते हुए गाड़ी में बैठ गया और उनकी गाड़ी सीधा राणावत मेंशन के लिए निकल गई। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए अगला भाग। भाग 17। प्रख्यात अपनी पैंट की जेब में हाथ डालकर रौब से बोला, वो लोग नहीं मानेंगे। वो लोग हमारे इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे और हमारी पत्नी इन सब की जिम्मेदार साबित होगी, जो कि हमें बर्दाश्त नहीं। इनकी इज्जत के लिए ही ये सब किया है और आगे भी जिंदगी भर इन्हें इज्जत के साथ रखना चाहते हैं। विहान, पूरा परिवार आपकी हर बात मानता है। आपकी इतनी ज्यादा इज्जत करता है तो आपकी बात वो जरूर समझेंगे, मुझे यकीन है। प्रख्यात ने उसकी आंखों में देखा और कटाक्ष में मुस्कुराते हुए अपनी आवाज में बोला, तो फिर चलिए राणावत मेंशन और आजमा लीजिए इसे भी। इतना कहकर राणावत जी वापस अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गए और विहान भी गहरी सांस लेते हुए गाड़ी में बैठ गया और उनकी गाड़ी सीधा राणावत मेंशन के लिए निकल गई। राणावत जी की गाड़ी जैसे जैसे राणावत मेंशन की तरफ बढ़ रही थी, वैसे वैसे उन्हें अपनी माँ के स्वास्थ्य की चिंता हो रही थी। वो दिल की कमजोर है, उन्हें एक बार हार्ट अटैक आ चुका है और जब एक बार मजाक में ही अभिमन्यु ने कहा था कि प्रख्यात भाई ने किसी अनजान लड़की से लव मैरिज कर ली है और अब उसके साथ विदेश शिफ्ट होने वाले हैं, ये सुनते ही उसकी माँ को सीने में बहुत दर्द हुआ था और तुरंत हॉस्पिटल एडमिट करवाया गया था। उस दिन अभिमन्यु को खूब डांट पड़ी थी क्योंकि उसके मजाक ने घर में तूफान ला दिया था और शिप्रा जी की तबीयत बिगड़ गई थी। लेकिन आज के समय में प्रख्यात ने सच में बिना किसी को बताए एक अजनबी लड़की से शादी कर ली है और ये बात जब उसकी माँ को पता चलेगी तो उन्हें फिर से हार्ट अटैक आ जाएगा। और ये सोचते ही प्रख्यात ने अपनी मुट्ठी भींच ली और तुरंत बोली, कार किसी अच्छे 7 स्टार होटल लेकर चलो। प्रख्यात की बात सुनकर श्रीनिका को काफी हैरानी हुई, लेकिन वो कुछ नहीं बोली क्योंकि वो किसी पर अपना कोई हक नहीं समझती। उसे जहाँ ले जाएंगे वो चुपचाप चली जाएगी। वही विहान सब कुछ समझ गया और गाड़ी को सीधा दिल्ली की आलीशान ग्रैंड प्राइम होटल